हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का हार्दिक स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत और दोस्तों यहाँ पे आज के इस लेक्चर में हम उत्तराखंड ज्योग्राफी की तीसरी क्लास लेके आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास की इंपॉर्टेंस दोस्तों आप इस हिसाब से भी समझ सकते हैं कि हाल ही में जो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और लोअर पीसीएस का जो एग्जाम हुआ था, कुल मिलाकर यहाँ से 4 टॉपिक या 4 प्रश्न आपको पूछे गए थे। और इसके अलावा जो कनेक्ट साई का एग्जाम हुआ था वहां पर भी एक प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया था। तो एज अ उत्तराखंड यूकेएसएससी या यूकेपीएससी स्टूडेंट दोस्तों मैं आपसे कह सकता हूं कि आज की क्लास आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो डिस्कस करते हैं दोस्तों हिमालय की स्थिति समझने के लिए। तो सबसे पहले ये हमने ऊंचाई के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है और ऊंचाई के आधार पर हिमालय का जो विभाजन हमने किया है वो इस प्रकार आपको मिलेगा। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय जिसे बृहद हिमालय या फिर हम इसे हिमाद्री भी कहते हैं, जिसे हमें ग्रेटर हिमालय कहते हैं। फिर नीचे बुग्याल, फिर मध्य हिमालय, इसके और भी नाम है लघु हिमालय, आंतरिक हिमालय। फिर नीचे दून घाटी, शिवालिक जिसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं। और फिर सबसे नीचे आपको मिलेगा मैदानी क्षेत्र। तो हिमालय को हमने ऊंचाई के आधार पर इस प्रकार बांटा है। इसे आप आसानी से ऐसे समझे, ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार का वाला क्षेत्र, और बाकी जो महान हिमालय है, सर्वाधिक ऊंची चोटी आपको महान हिमालय में ही मिलेगी। इन्हें हम डिटेल से भी देखेंगे इन सभी को। और अगर इनकी ऊंचाई की बात अभी फिलहाल करें तो ऊंचाई आपको इस प्रकार मिलेगी। देखिए दोस्तों, मैदानी क्षेत्र की जो हाइट आपको मिलेगी वो सामान्यतः 600 मीटर तक मिलेगी, यानी समुद्र तल से 600 मीटर ऊंचाई तक जो आपको जो क्षेत्र दिखाई देगा या प्लेन क्षेत्र दिखाई देगा वो आपको मैदानी क्षेत्र मिलेगा। और शिवालिक की बात करें जो मैदानी क्षेत्र के उत्तर में है, जिसे बाह्य हिमालय या उप हिमालय भी कहते हैं, यह लगभग 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक इसकी हाइट मिलेगी। और फिर शिवालिक हिमालय के उत्तर में दून घाटी का क्षेत्र है और इस दून घाटी का क्षेत्र की जो हाइट की बात करें तो 1500 मीटर से लेकर 1800 मीटर तक, तो यहां तक इस क्षेत्र की आपको हाइट देखने को मिलती है। तो दून घाटी 1500 मीटर से लेकर या फिर 1800 मीटर तक दून घाटी की हाइट है। और फिर दून घाटी के उत्तर में जो आपको क्षेत्र दिखाई देता है, जो हिमालय क्षेत्र है, वह है मध्य हिमालय। इसे लघु हिमालय, आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। और यहां पर आपको बुग्याल भी देखने को मिलेंगे कुछ। इसके अलावा इसके हिमालय के उत्तर में भी कुछ बुग्याल देखने को मिलेंगे और महान हिमालय में तो आपको केवल बर्फ ही बर्फ देखने को मिलेगी। तो यह दोस्तों हिमालय का विभाजन कुछ ऊंचाई के आधार पर इस प्रकार। लेकिन जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं दोस्तों वह इस प्रकार बनते हैं, हिमालय के भ्रंश से यानी फोल्ट से। और फोल्ट क्या होता है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हिमालय है इसका निर्माण कई सालों में हुआ है, कई करोड़ों लाखों अरबों साल में हुआ है। तो जब इसका निर्माण हुआ तो इसका निर्माण एक साथ नहीं हुआ है। अलग अलग जो परतें हैं, अलग अलग जो भाग है, जैसे महान हिमालय, मध्य हिमालय या शिवालिक की बात करें, इनका निर्माण अलग अलग काल में हुआ है। तो अलग अलग काल में निर्माण होने के कारण इनके बीच में एक भ्रंश पैदा हुआ और इसी भ्रंश को हिमालय के भ्रंश के नाम से जानते हैं। और इनका नाम हमने कुछ इस प्रकार दिया है। तो यहाँ पे आप समझे कि ये मान के चले कि हिमालय के पार्ट है और यहाँ पे आपको मुख्यतः 3 भ्रंश देखने को मिलेंगे, 1, 2 और 3। इसके अलावा एक और मिलेगा, लेकिन फिलहाल ये 3 आप देखिए। तो देखिए ये जो 3 भ्रंश आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ इस प्रकार है। और इसे अगर हम बात करें हिमालय के क्षेत्र के आधार पर तो सबसे ऊपर महान हिमालय, बृहद हिमालय, फिर नीचे जो आपको यहाँ पे क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यानी यह जो क्षेत्र है आपको दिखाई देगा महान हिमालय, यह जो क्षेत्र है यह आपको दिखाई देगा मध्य या लघु हिमालय, और फिर इसके नीचे जो आपको यह क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह आपको दिखाई देगा शिवालिक क्षेत्र, और सबसे नीचे यह है मैदानी क्षेत्र। अब दोस्तों यहाँ पर यह जो महान हिमालय है या मध्य हिमालय है, इन दोनों को जो अलग करने वाली जो यह लाइन आपको दिखाई दे रही है, इस लाइन को कहते हैं MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। थ्रस्ट यानी फोल्ट। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली जो भ्रंश रेखा है या जो लाइन है उसे MCT कहते हैं, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और दोस्तों अब यहां पर अगर बात करते हैं शिवालिक और मध्य हिमालय के मध्य, तो इनके मध्य जो आपको भ्रंश दिखाई देगा उसे कहते हैं MBT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। अभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी में यूकेएसएससी ने जो प्रश्न पूछा था वह इस प्रकार पूछा था कि MBF मैन बाउंड्री फॉल्ट किसे अलग करने का काम करती है। और बहुत से स्टूडेंट यह सोचकर परेशान हो गए, यह सोचकर उन्होंने गलत आंसर दे दिया कि यहां तो अलग करने का काम MBT करती है, मैन बाउंड्री थ्रस्ट करती है। लेकिन दोस्तों नाम तो दोनों का सेम ही है ना, MBT और MBF दोनों एक ही चीजें हैं। MBT कहें या MBF कहें, दोनों एक ही चीजें हैं।
और यह जो भ्रंश रेखा अलग करने का काम करती है वह मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने का काम करती है। दोस्तों नाम से कंफ्यूज करते हैं आयोग। नाम से कैसे कंफ्यूज करते हैं? पूछ देंगे कि लघु हिमालय और शिवालिक को अलग करने का काम करती है तो एमबीटी है। ऐसा पूछ देंगे कि मध्य हिमालय और शिवालिक को अलग करने का काम करती है तो एमबीटी है। और ऐसा पूछ दे कि उप हिमालय को मध्य हिमालय से अलग करने का काम करती है तो एमबीटी करती है या एमबीएफ करती है। तो इस चीज को आपको समझना है कि मध्य हिमालय के आपको दो नाम मिलेंगे या इससे भी ज्यादा नाम मिल सकते हैं, मध्य हिमालय, लघु हिमालय या आंतरिक हिमालय, जैसे अभी हमने पीछे डिस्कस किया था। और शिवालिक का जो आपको नाम मिलेगा वह मिलेगा शिवालिक हिमालय या फिर इसे उप हिमालय भी कहते हैं। तो नाम से यूकेएसएससी या यूकेपीएससी आपको कंफ्यूज करता है। तो एमसीटी महान हिमालय, जिसे हिमाद्री भी कहते हैं, बृहद हिमालय भी कहते हैं, उसको मध्य हिमालय या लघु हिमालय से अलग करने का काम करती है। एमबीटी या एमबीएफ लघु हिमालय और मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग करने का काम करती है। और यहां पर जो लास्ट आपको दिखाई दे रहा है शिवालिक और मैदानी के बीच में, उसे कहते हैं HFF। ये यूकेपीएससी ने प्रश्न पूछा था और हिमालयन फ्रंटल फोल्ड इसका नाम है। तो शिवालिक और मैदानी क्षेत्र को अलग करने का जो काम करती है या भ्रंश रेखा काम करती है वह करती है हिमालयन फ्रंटल फोल्ड। यह प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि उप हिमालय को मैदानी से अलग करने का काम कौन करता है? तो HFF करता है। तो तीन महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से ये हो गए। अब दोस्तों जैसे हमने आपको बताया कि एक नाम आता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय यानी हिमालय के पार का क्षेत्र, और इसे महान हिमालय या बृहद हिमालय से अलग करने का जो काम करती है उसे कहते हैं ITSZ। इंडस, सांको, छछरे जोन या सटुरे जोन, जैसे भी आप इसे प्रोनाउंसिएशन करें। तो ITSZ जो लाइन है वो ट्रांस हिमालय को महान हिमालय से या ग्रेटर हिमालय से अलग करने का काम करती है। तो यह इस फिगर को आप बार बार देखें, आपको यहां से चार प्रश्न आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगे और एक प्रश्न आपको यहां से पूछा भी जाएगा। तो हिमालय के भ्रंश हो गए। अब यहां पर हम इन सभी को उत्तराखंड के संक्षेप में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, हिमालय विभाजन की बात करते हैं तो उत्तराखंड का हिमालय क्षेत्र का जो संपूर्ण हिमालय क्षेत्र है उसका लगभग 10% है। और यहीं पर अगर पश्चिम हिमालय की बात करते हैं तो उसका 16% है। दोस्तों पिछली क्लास में हमने आपको बताया था यहाँ पे कि जो हिमालय है हमने उसे मुख्यतः जो दिशा के आधार पर हमने इसे 3 भागों में बांटा था। जैसे हमने बताया था कि जैसे ये हमारे पास हिमालय है और हिमालय को हमने यहाँ पे 3 भागों में बांटा था। यहाँ पे पूर्वी हिमालय, यह जो मध्य हिमालय, और यहाँ पर यह है पश्चिमी हिमालय। और मध्य हिमालय यानी नेपाल क्षेत्र, और यहाँ पर बात करें तो यह वाला जो क्षेत्र है यह असम वाला क्षेत्र है। यानी बात करें सिक्किम से लेकर ऊपर यानी अरुणाचल प्रदेश, जहां तक भी हिमालय जो क्षेत्र जाता है वह आता है पूर्वी हिमालय में। और यह जो एरिया है यानी जो काली नदी है इस क्षेत्र से जो एरिया है उसे पश्चिम हिमालय कहते हैं। और उत्तराखंड पश्चिम हिमालय का ही भाग है। तो पश्चिम हिमालय में उत्तराखंड में जो हिमालय है उसका केवल 16% है और पूरे हिमालय क्षेत्र का केवल 10% है। तो यह चीजें होगी। अब दोस्तों हम उत्तराखंड को जो 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है उसकी बात करते हैं। तो 8 भौगोलिक प्रदेश कौन से हैं आप यहाँ पे देखिए। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय जिसे हिमाद्री कहते हैं, मध्य हिमालय जिसे लघु हिमालय भी कहते हैं, फिर दून हिमालय चौथे नंबर का, 5वां शिवालिक हिमालय जिसे हम उप हिमालय कह रहे हैं, फिर भाबर, तराई और लास्ट में गंगा व मैदानी क्षेत्र। तो हिमालय को उत्तराखंड में हमने 8 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है। ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय, दून हिमालय, शिवालिक, भाबर, तराई और मैदानी। तो हमने यहाँ पे इसे इस हिसाब से बांटा है। तो सबसे पहले ट्रांस हिमालय की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांस हिमालय उत्तराखंड के संदर्भ में कहां पर है? तो यहाँ पर जो आपको उत्तराखंड दिखाई दे रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो किनारे वाले जो पार्ट है, जैसे चमोली की जो सीमा तिब्बत क्षेत्र से लगती है, पिथौरागढ़ की जो सीमा आपको तिब्बत क्षेत्र से लगती है, तो यहाँ पर जो यह क्षेत्र है इस क्षेत्र में जो अंतर्गत आता है वो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। यानी जो आपको दर्रे दिखाई देंगे, नीति माणा, किंगरी बिंगरी या फिर जो भी और दर्रे हैं, लिपुलेख दर्रा जो भी वगैरह है, ये सभी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत है। अब ट्रांस हिमालय से जो इंपॉर्टेंट बातें हैं आप यहाँ पे देखिए। सबसे पहले कि इसे तिब्बत हिमालय कहा जाता है और ये उत्तर और दक्षिण की ओर बहने वाली नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है। यानी इसके ओर से जो नदियां बहेगी वो दूसरी साइड बहेगी और यहां से जो नदियां बहेगी वो इस साइड की ओर बहेगी, यानी भारत की ओर बहेगी। तो यह जल विभाजक का काम करता है। इसकी चौड़ाई की बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर है और औसत ऊंचाई की बात करें तो 3000 मीटर से लेकर 4300 मीटर तक या 4300 मीटर तक भी है। यह उत्तराखंड के उत्तरी सीमावर्ती दर्रे में मिलती है। जैसे हमने आपको बताया था, जो हमारे उत्तर के जो दर्रे हैं, चाहे चमोली के हो या फिर पिथौरागढ़ के हो गए या फिर उत्तरकाशी के। और इसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो गोडविन ऑस्टिन मिलेगी, जिसे केटू कहते हैं। यानी दोस्तों जो जास्कर श्रेणी है, जैसे जम्मू कश्मीर, यह भी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो यह चीजें ट्रांस हिमालय से इंपॉर्टेंट बातें थी।
अब बात करते हैं यहाँ पे महान हिमालय की। दोस्तों महान हिमालय में जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ये इस प्रकार है। सबसे पहले कि इसे सेंट्रल हिमालय भी कहते हैं, तो नाम कैसे भी करके आपसे पूछा जा सकता है। सेंट्रल हिमालय महान हिमालय को कहते हैं, इसे ग्रेटर हिमालय इंग्लिश में कहते हैं, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हिमाद्री भी कहते हैं। तो सेंट्रल हिमालय, हिमाद्री एक ही नाम हुआ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणियां आती है। तो सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणियां आपको मिलेगी, चाहे हम एवरेस्ट की बात करें या फिर नंदा देवी, कामेट की बात करें, वह सभी आपको महान हिमालय के अंतर्गत ही नजर आएंगी। राज्य में इसकी जो ऊंचाई है वो 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक है। यानी जो नंदा देवी जो चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7817 मीटर, वहां तक इसकी ऊंचाई आपको मिलती है। राज्य के लगभग 6 जनपद इसके अंतर्गत आते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट दोस्तों, यहाँ पे मैंने रेड कलर में लिखा है कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक कम वर्षा होती है, मात्र 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। तो हिमालय के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है, तो महान हिमालय में होती है। कितनी होती है, लगभग 40 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक। और जैसे अभी हमने आपको बताया था कि इसकी हिमालय के जो दक्षिण भाग है, जो मध्य हिमालय है दक्षिण में, उसे MCT यानी मैन सेंट्रल थ्रस्ट जो मध्य हिमालय से अलग करती है। अब एक चीज आपने बार बार सुना होगा, जो भोटिया जो जनजाति है उत्तराखंड की, उसका जो मुख्य निवास स्थान है वो यही है, महान हिमालय में। और ग्रीष्म काल के समय वह ऊपर रहती है और शीतकाल के समय वह नीचे आ जाती है, यानी मध्य हिमालय के आसपास। और इसके अलावा दोस्तों हिमालय के निर्माण की बात करें, जो महान हिमालय है इसका निर्माण इयोसीन और ओलिगोसीन काल में हुआ था। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि इयोसीन या ओलिगोसीन क्या है। तो देखिए दोस्तों, ज्योग्राफी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, जो समय है उसे बहुत से पार्ट में बांटते हैं, और उसी पार्ट के अंतर्गत एक जो पार्ट आता है वो आता है सेनोजोइक काल। और सेनोजोइक काल के अंतर्गत भी हमने बहुत से जो काल है उसे निर्धारित किए हैं, यानी बहुत से टाइम पीरियड निर्धारित किए गए हैं। और उन टाइम पीरियड में दो जो टाइम पीरियड है, एक है इयोसीन और दूसरा आपको मिलेगा ओलिगोसीन। इयोसीन लगभग 55 मिलियन वर्ष पूर्व और ओलिगोसीन लगभग 38 मिलियन वर्ष पूर्व। तो हमने महान हिमालय को इस भाग में बांटा है। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं मध्य हिमालय की। तो मध्य हिमालय का जैसे हमने आपको बताया था कि इसका जो विस्तार होगा कहां होगा, महान हिमालय के दक्षिण में होगा। और इसकी जो औसत ऊंचाई आपको देखने को मिलेगी ये 1800 मीटर तक मिलेगी। यानी कहीं पे तो आपको इसकी जो हाइट है वो बहुत ज्यादा मिलेगी, लेकिन कहीं कहीं पर इसकी जो हाइट है यानी औसत ऊंचाई की बात करें तो 1800 मीटर तक मिलेगी। चौड़ाई लगभग 80 से लेकर 100 किलोमीटर तक। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए थे कि इस हिमालय के उत्तर में MCT लाइन यानी महान हिमालय से अलग करती है, और इसी हिमालय के दक्षिण में MBT लाइन जो शिवालिक से इसे अलग करती है। मध्य हिमालय की बात करें तो इसके अंतर्गत 9 जनपद आते हैं, और उनमें से जो प्रसिद्ध स्थान है जैसे मसूरी आ गया, यानी कुछ प्रसिद्ध स्थान की बात करें तो मसूरी, चक्राता, रानीखेत, दूधातोली जो क्षेत्र है यानी जो पठार वाला जो क्षेत्र है, यह भी मध्य हिमालय के अंतर्गत आता है। अब दोस्तों यहाँ पर वैसे तो सभी नदियां कहां से निकलती है, महान हिमालय से निकलती है, यानी हिमाद्री क्षेत्र से निकलती है। लेकिन कुछ नदियां ऐसी भी हैं जो आपको मध्य हिमालय से निकलती दिखाई देगी। सरयू हो गया, लधिया नदी हो गया, और दूधातोली पर्वत से जो 5 निकलने वाली नदियां है, चाहे हम पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, दूधातोली से और भी जो नदियां निकलती है, रामगंगा, पश्चिमी रामगंगा वगैरह, इन नदियों की बात करें तो यह दूधातोली पर्वत से निकलती है और मध्य हिमालय क्षेत्र से ही निकलती है। अब यहाँ पे इस काल के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण मायोसीन काल में हुआ था। देखिए दोस्तों, जैसे अभी हमने आपको बताया था सेनोजोइक काल, तो इसी का भी एक ये पार्ट है, यानी यहाँ पे जो हिमालय का निर्माण हुआ वो सेनोजोइक काल में ही हुआ है। सेनोजोइक एक बहुत बड़ा पार्ट है और उसी के सब पार्ट है इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, इसके अलावा 1-2 और भी हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें मायोसीन काल का, तो इसका जो काल है लगभग 24 मिलियन वर्ष पूर्व है। तो मध्य हिमालय का निर्माण इस काल में हुआ है, और इसमें वर्षा की बात करें तो लगभग जो महान हिमालय इससे अधिक वर्षा होती है, 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। तो मध्य हिमालय ये हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों जो बच चुका है दून क्षेत्र। दून क्षेत्र यानी शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच में है। लगभग इसकी चौड़ाई की बात करें तो 25 किलोमीटर, और औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग 350 से लेकर 750 मीटर तक इसकी ऊंचाई है। राज्य का जो सबसे बड़ा जो दून क्षेत्र है वह कौन सा है, देहरादून है, जिसकी लंबाई 75 किलोमीटर और चौड़ाई की बात करें तो लगभग 24 से लेकर 32 किलोमीटर तक है। अभी यूकेएसएससी ने जो पिछली बार जो फॉरेस्ट एग्जाम हुआ था वहां पे प्रश्न पूछा था कि कौन सा दून उत्तराखंड में नहीं है, तो ऑप्शन में थे कोटा दून, पाटली दून, कोठारी दून, और एक दून था हिमाचल प्रदेश का, तो वही नहीं था, बाकी ये सभी दून उत्तराखंड में थे। तो राज्य के जो इंपॉर्टेंट दून है वो आप यहाँ पे देखिए, कोठारी चौखम दून जो पौड़ी गढ़वाल में है,
पाटली और कोटादून जो नैनीताल में है। तो इन दोनों को भी आप याद करें। बाकी हर की दून तो आपने सुना होगा, यह भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये दून क्षेत्र है, यहां पर जो पर्यावरण है, अनुकूल स्थिति है जीवन निवास के लिए, तो यहां पर आपको अधिक जनसंख्या मिलेगी। जैसे आपने देहरादून का क्षेत्र देखा होगा, सर्वाधिक लोग वहीं बसने जाते हैं, तो अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र आपको दून क्षेत्र मिलेगा। और इसकी वर्षा की बात करें तो 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है। तो सबसे पहले आपने जो महान हिमालय देखा, वहां पर 40 से 80 सेंटीमीटर वर्षा थी। मध्य हिमालय देखा था, और मध्य हिमालय में आपने देखा था कि 80 से लेकर 120 सेंटीमीटर वर्षा है। और फिर आपने दून क्षेत्र देखा कि वहां पर जो वार्षिक वर्षा है औसतन वह लगभग 120 से लेकर 200 सेंटीमीटर है। यानी जब आप नीचे की ओर बढ़ते हैं तो वर्षा की जो मात्रा है वो आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो सर्वाधिक वर्षा अब आपको यहां पे दिखाई देगी वह है शिवालिक क्षेत्र में। शिवालिक की बात करें तो इसे बाह्य हिमालय भी कहते हैं, तो इस चीज का भी ध्यान रखें। इसे हिमालय का पाद भी कहते हैं, और इसका जो निर्माण हुआ वो प्लायोसीन युग में हुआ। तो दोस्तों जैसे अभी हमने बताया सेनोजोइक काल को बताया था, इसके सब पार्ट बताए थे। 3 पार्ट हमने डिस्कस किए थे, कौन कौन से? प्लायोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं प्लायोसीन की, तो यह भी इसी का काल है, और इसका काल जो है लगभग 5 मिलियन वर्ष पूर्व है। तो इस समय शिवालिक जो क्षेत्र था इसका निर्माण हुआ, और यह हिमालय का सबसे नवीन भाग है। तो हिमालय का सबसे नवीन भाग शिवालिक है, जिसे उप हिमालय कहते हैं, बाह्य हिमालय कहते हैं। अब दोस्तों इसका प्राचीन नाम मेनाक पर्वत है। यह प्रश्न भी काफी बार यूपीएससी ने पूछा है। सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होती है 250 सेंटीमीटर तक, 200 से लेकर 250 सेंटीमीटर तक। और शिवालिक के दक्षिण में जो मैदानी क्षेत्र है उसे HFF हिमालयन फ्रंटल फोल्ड जो रेखा है अलग करने का काम करती है। और यहां पर जो आपको जलवायु दिखाई देगी वो शीतोष्ण है, यानी ठंडी और गर्म दोनों प्रकार की जलवायु आपको दिखाई देगी है। तो यहां तक तो हमने देख लिया है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर जो अन्य भाग बच गए हैं, जैसे हमारे भाबर का बच गया है, तराई का क्षेत्र है, या फिर बात करें बांगर या खादर वगैरह। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम भाबर की बात करते हैं। भाबर यानी उबड़ खबड़ वाला क्षेत्र, जहां पे मिट्टी कंकड़ जैसा आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे ये फिगर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे पत्थर वगैरह है, और यहाँ पे मोटे मोटे बालू युक्त मिट्टी आपको दिखाई देगी। इस क्षेत्र में जो नदियां होती है या जो जल होता है वो अदृश्य होकर नीचे रूप में बहता है। और इसकी जलवायु की बात करें तो उपोष्ण जलवायु आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तराई की बात करें तो तराई में दोस्तों यहाँ पे देखोगे कि महीन कण आपको देखने को मिलेंगे, बारीक कण देखने को मिलेंगे। पाताल तोड़ कुआं यहाँ पर पाए जाते हैं। यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछता है कि पाताल तोड़ कुएं कहां पर है? तराई क्षेत्र में, यानी कुएं सर्वाधिक आपको इसी क्षेत्र में मिलेंगे। और इसकी जो मिट्टी आपको मिलेगी वो दलदली प्रकार की मिट्टी आपको मिलेगी। अब दोस्तों यहाँ पर बचता है भांगर और खादर। तो सबसे पहले तो आपको जैसे यहाँ पे देख रहे होंगे, ये आपके पास नदी दिखाई दे रही है, और नदी के किनारे जो आपको यह वाला जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे कहते हैं खादर, और इसका जो दूर वाला जो क्षेत्र है वह आपको दिखाई दे रहा है बांगर। अब ये क्या है? तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो नवीन प्रकार की जो जलोढ़ मिट्टी है उसे हम कहते हैं खादर। यानी नवीन प्रकार की, जैसे नदी है तो जब कभी बाढ़ आती है तो अपने साथ नई मिट्टी लाती है और वहां पर बिछाकर चलती जाती है, तो नवीन मिट्टी बनती जाती है। तो इस प्रकार की मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं या खादर भूमि कहते हैं। अब यहीं पर अगर बांगर की बात करें, यानी वह क्षेत्र जो नदी से थोड़ा दूर होता है और बहुत पुरानी यह मिट्टी हो जाती है, यानी ऐसा क्षेत्र जहां पर एक बार नदी लाई होगी कभी, लेकिन वह क्षेत्र अब बहुत दूर है और नदी वहां पर नहीं पहुंच पाती है बार बार, तो पुरानी मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम बांगर कहते हैं। तो खादर और बांगर यानी यहां पर यह चीज हुई। तो दोस्तों यहां तक तो हमने देख लिया है। अब यहां पर हम जलवायु के आधार पर हिमालय के विभाजन की बात करते हैं। यहां पे आप देखिए दोस्तों कि किस भाग में कैसी जलवायु आपको मिलती है। यूपीएससी ने जो अभी कनिष्ठ सहायक एग्जाम होता है यहां से एक प्रश्न पूछा था कि लगभग 3000 मीटर तक कौन सी जलवायु आपको मिलेगी? तो शीतोष्ण जलवायु आपको मिलेगी। तो यहां देखिए दोस्तों, पहला है 4200 मीटर से ऊपर, तो हिमानी प्रकार की यानी बर्फीली। फिर 3000 से लेकर 4200 मीटर तक अल्पाइन प्रकार की जलवायु, और 1800 से 3000 मीटर तक जो जलवायु आपको मिलेगी वह शीतोष्ण जलवायु, और 900 से 1800 मीटर तक गर्म शीतोष्ण, और 900 मीटर से कम तक आपको जो जलवायु मिलेगी वह मिलेगी उपोष्ण जलवायु। तो हिमालय के विभाजन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी दोस्तों वह यह थी, और यहां से आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेंगे। अब हमारा रिवीजन के समय हो चुका है। जो पिछली क्लास में हमने पर्वतों के बारे में पढ़ा था उसे रिवाइज करते हैं। तो हमने किस हिसाब से पढ़ा था? हमने सबसे पढ़ा था जो पूर्व के साइड में जो आपको पर्वत देखने को मिलेंगे, थलिया सागर, मेरू पर्वत, शिवलिंग शिखर और स्वर्गारोहण, और इसके अलावा देखा था इंद्रकील पर्वत। तो यह जो आपको 5 पर्वत दिखाई दे रहे हैं ये आपको उत्तरकाशी के पूर्व क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और इन पर्वतों की बात करें तो इसे याद करने की हमने एक ट्रिक लगाई थी, और ट्रिक दोस्तों कौन सी थी कि थाली में शिवलिंग सजाकर स्वर्ग की ओर चला इंद्र। थाली में शिवलिंग सजाकर स्वर्ग की ओर चला इंद्र। थलिया सागर, मेरू सागर, शिवलिंग शिखर, स्वर्गारोहण और इंद्रकील पर्वत,
इंद्रकील पर्वत पौड़ी में भी आपको मिलेगा, तो इस पर कंफ्यूज नहीं होना। तो 5 पर्वत ये याद हो गए। दोबारा से थलिया, मेरु, शिवलिंग, स्वर्गारोहण और इंद्रकील। थाली में शिवलिंग सजाकर स्वर्ग की ओर चला इंद्र। तो 5 पर्वत उत्तरकाशी के आपको याद हो गए। अब आगे देखिए, इसके अलावा यहाँ पे खूंटा पर्वत और त्रिमुखी पर्वत, यहाँ पर आपको कीर्ति पर्वत और एक और मिलेगा आपको फतेह पर्वत। तो टोटल अब हो गए 9 पर्वत। और इन 9 पर्वतों को कैसे याद करना है? ट्रिक 2 से। इंद्र की कीर्ति त्रिमुखी खूंटा पर्वत को फतेह करने से है। इंद्र, कील पर्वत, कीर्ति पर्वत, त्रिमुखी पर्वत, फतेह पर्वत, खूंटा पर्वत। दोबारा देखिए, इंद्र की कीर्ति त्रिमुखी खूंटा पर्वत को फतेह करने से है। तो ये हो गए दोस्तों, इंद्र की कीर्ति त्रिमुखी खूंटा पर्वत को फतेह करने से है। अब यहाँ पे देखिए, भृगु पर्वत, श्रीकंठ पर्वत और लास्ट में यहाँ पे श्रीकांता पर्वत। तो श्रीकंठ श्री श्री शब्द आ रहा है, श्रीकंठ श्री शब्द आ रहा है, श्रीकांता श्री शब्द आ रहा है, तो भृगु के आगे भी श्री लगाइए। तो श्री भृगु, श्रीकंठ, श्रीकांता, यह भी उत्तरकाशी में। श्री भृगु, श्रीकंठ, श्रीकांता उत्तरकाशी में। अब थोड़ा आगे बढ़िए, गंगोत्री तो बहुत फेमस है, 6672 मीटर इसकी हाइट है। बंदरपूछ और यमुनोत्री, तो इनकी हाइट भी याद करनी है। बंदरपूछ 6320, यमुनोत्री 6400, गंगोत्री 6672। और एक और आपको मिलेगा जेलंग पर्वत, तो यहीं पर नेलंग घाटी है, तो जेलंग नेलंग, जेलंग नेलंग, तो यह पर्वत हो गए उत्तरकाशी के। अब रिवाइज करते हैं चमोली के। तो चमोली में हमने क्या देखा था? सबसे पहले बद्रीनाथ 7140, फिर उत्तर में और देखे थे माणा, कामेट, और फिर देखा था हमने त्रिशूल पर्वत। 7140 बद्रीनाथ था और उसी के सीधा शीर्ष में आपको दिखा था त्रिशूल पर्वत। 7120, 7140, 7120, 7140, 7120, बद्रीनाथ 7140 और त्रिशूल पर्वत 7120, माणा पर्वत 7272, कामेट पर्वत 7756। और राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह है कामेट पर्वत। तो बद्रीनाथ 7140, त्रिशूल पर्वत 7120। और जहां पर बद्रीनाथ जी का मंदिर है, वहां पर स्वयं विष्णु भगवान जी ने और अर्जुन ने तपस्या की थी, तो वहीं पर कौन से पर्वत पड़े? नर नारायण पर्वत। और जहां पे नर नारायण यानी बद्रीनाथ जी स्वयं है वहां पे, तो वहां पे क्या होंगे? देव का स्थान होगा, और देव का स्थान होगा तो उनके सर पर क्या? मुकुट भी सजेगा, तो देव स्थान और मुकुट पर्वत। इसके अलावा यहाँ पे नीलकंठ पर्वत, नीलकंठ मंदिर ऋषिकेश के सामने पौड़ी गढ़वाल में। नीलकंठ पर्वत 6597 इसकी हाइट है। इसके अलावा हाथी पर्वत, गौरी पर्वत और इसके ऊपर में नंदा देवी पर्वत। क्या ट्रिक लगाई थी? हाथी गौरी नंदा के दर्शन करने गया, नीला हाथी गौरी नंदा के दर्शन करने गया, तो यह ट्रिक हो गई थी दोस्तों ना। अब यहाँ पे नंदा देवी के उत्तर में नंदा घुंटी पर्वत 6309, और इसके अलावा 1-2 और है जैसे गंधमादन पर्वत और द्रोणागिरी पर्वत, तो ये हो गया। और इन पर्वतों की ऊंचाई दोस्तों, नंदा देवी 7817, कामेट पर्वत 7756, माणा पर्वत 7272 और त्रिशूल पर्वत 7120। बद्रीनाथ की कितनी थी? 7140। तो दोबारा, कामेट पर्वत 7756, माणा पर्वत 7272, त्रिशूल पर्वत 7120, बद्रीनाथ की बात करें तो 7140 हो गया। गंधमादन पर्वत 6984, हाथी पर्वत 6727, नीलकंठ पर्वत की बात करें तो 6597 और नंदा घुंटी की बात करें तो 6309। नंदा घुंटी 6309, नंदा घुंटी 6309। इन तीनों को दोस्तों स्पेशली याद करें। मुझे पर्सनली लग रहा है कि आने वाले एग्जाम में इन तीनों में से एक की हाइट आपको पूछी जाएगी। तो हाथी पर्वत 6727, नीलकंठ पर्वत 6597 और नंदा घुंटी पर्वत 6309। तो ये हो गए हैं। अब बात करते हैं पिथौरागढ़ के। तो पिथौरागढ़ में हमने क्या देखा था? गुनी पर्वत और नंदाकोट पर्वत, यह दोनों बॉर्डर में है चमोली और पिथौरागढ़ के। इसके अलावा पंचाचूली बहुत इंपॉर्टेंट है 6904, पंचाचूली 6904। फिर यहाँ पे और देखा था ओम पर्वत 6191। फिर 2-3 और थे जैसे लंकेश्वर, शैलेश्वर, यहाँ पे गुफा भी है, तारा पहाड़। इसके अलावा मृगतुंग पर्वत, तो उत्तरकाशी के ये पर्वत थे। और एक और पर्वत आपको मिलेगा, उसका नाम है हरदौल पर्वत। तो उत्तरकाशी के ये हो गए पंचाचूली 6904, ओम पर्वत 6191 और हरदौल की बात करें तो 7151 और नंदाकोट 6861, 6861, नंदाकोट 6861। तो पिथौरागढ़ ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं नैनीताल जनपद के प्रमुख पर्वत। तो कौन कौन से थे? आपने देखे थे हिडिंबा पर्वत, चाइना पीक, शेर का डांडा, मनोरा पहाड़ी, हनी बनी, डेरोथो सीट और लास्ट में हमने देखा था किलवरी। तो हिडिंबा पर्वत नैनीताल, हिडिंबा मंदिर चंपावत, तो हिडिंबा पर्वत नैनीताल, किलवरी भी कहां पर है? नैनीताल में है। चाइना पीक, नैना पीक कहां पर है? नैनीताल में। शेर का डांडा, मनोरा पहाड़ी काफी प्रसिद्ध है, नैनीताल में। हनी बनी नैनीताल में, डेरोथो सीट यह भी नैनीताल में, और टिफिन टॉप यह भी नैनीताल में, और दूसरा टिफिन टॉप लैंसडोन में। तो यह हो गया। अब बात करेंगे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बच चुके हैं दोस्तों, जैसे
जो अन्य महत्वपूर्ण बच चुके थे, जैसे रुद्रप्रयाग में, तो रुद्रप्रयाग में 3 थे। कौन कौन से पढ़ा था हमने कल हमने पढ़ा था दोस्तों। हम फास्ट फास्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने कल पढ़ा था, हम इसे रिवाइज के तौर पे कर रहे हैं। तो क्रौंच पर्वत, कार्तिक स्वामी मंदिर, इसके अलावा चंद्रशिला पर्वत, और एक और देखा था चौखंबा पर्वत। क्रौंच, चंद्रशिला और चौखंबा। चौखंबा में मधमहेश्वर, चंद्रशिला में तुंगनाथ मंदिर और क्रौंच पर्वत में कार्तिक स्वामी मंदिर, 3 महत्वपूर्ण पर्वत। फिर बागेश्वर में गए थे नीलेश्वर और भीलेश्वर, बागेश्वर में नीलेश्वर और भीलेश्वर। फिर कहां गए थे? टिहरी गढ़वाल में चंद्रकूट पर्वत, चंद्रबंदी मंदिर। और फिर दोस्तों हरिद्वार में गए थे, 2 पर्वत थे, नील शिखर और कौन सा? बिल्व शिखर। बिल्व शिखर में मां मनसा देवी और नील शिखर में मां चंडी देवी। फिर गए थे हम यहाँ पे चंपावत में और कानदेव पर्वत, कानदेव पर्वत चंपावत में, कानदेव पर्वत चंपावत में। फिर पौड़ी गढ़वाल में, पौड़ी गढ़वाल में 3 थे, कैनास पर्वत, उत्तुंग पर्वत और शुंभ निशंभु पर्वत, शंभु निशंभु पर्वत। तो कैनास, उत्तुंग, शंभु निशंभु। और लास्ट में हम गए थे अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कहां थे? हरिया, रानी और इसके अलावा लास्ट था हमारा भटकोट। तो दोस्तों हमने इसे रिवाइज भी कर लिया है और 1-2 बार आप और भी रिवाइज करोगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। यह हमने फास्ट इसलिए किया क्योंकि हम इसे रिवाइज कर रहे थे और कल की क्लास में हम आज के टॉपिक को फिर रिवाइज करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में। आप सभी का